स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन 9th एंड 10th। तो जैसा कि मैंने सारे 10th क्लास के बच्चों को प्रॉमिस किया था कि मैं लाइफ प्रोसेस का एक वन शॉट आप लोगों को लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए, तो आज मैं लेकर आ गई हूँ। एंड बहुत डिटेल में नहीं होगा, मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि डिटेल लेक्चर मैंने बदलाव बैच में ऑलरेडी ले रखा है, जिसमें मैंने 2 पार्ट्स में पूरा लाइफ प्रोसेस का चैप्टर समझाया है। तो जो बच्चे नहीं देख पाए और अभी आप लोगों के पास अभी आप रिवीजन मोड में हो, आप प्रिपरेशन मोड में नहीं हो, तो मैं बस रिवीजन सॉर्ट ऑफ आप लोगों को अच्छे तरीके से ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आज समझा दूंगी। एक ही लेक्चर में आपका पूरा लाइफ प्रोसेस जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट में मुझे बता देना कि मैम ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, तो फिर हम लोग फिर से उसको डिस्कस कर लेंगे। अब जैसे कि मैंने इतने टाइम से आप लोगों को क्वेश्चंस प्रिपेयर करवा रही हूँ, आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा था, 6 पार्ट्स इसके हो गए, है ना। तो उसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए लाइफ प्रोसेस चैप्टर में से। तो बहुत सारे बच्चे कर भी रहे थे, बहुत सारे बच्चे नहीं भी कर पा रहे थे, कुछ बच्चों को डाउट भी आ रहा था कि ये टॉपिक नहीं क्लियर है, वो नहीं क्लियर है। तो वो सारी चीजें ना आज क्लियर हो जाएंगी इस वाले लेक्चर में, और जब क्लियर हो जाएंगी तो आई होप कि देन आफ्टर दैट आप लोग जितने भी क्वेश्चन अब मैं आगे कराने वाली हूँ आप लोगों को लाइव में, वो लाइव के आप सारे क्वेश्चंस कर ले जाओगे और फिर आप लोग मुझे बताओगे भी कि कितना इंप्रूवमेंट आपका इस चैप्टर में हो रहा है। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का प्यारा सा सेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस। अब देख रहे हो आप लोग यहाँ पर फर्स्ट पेज में इस पीपीटी के कि लाइफ प्रोसेस में हम बेसिकली कितने टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन नॉट ओनली अबाउट प्लांट्स और नॉट ओनली अबाउट एनिमल्स बट बोथ। ठीक है, कि सारा ओवरऑल न्यूट्रिशन का मोड क्या क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, प्लांट में न्यूट्रिशन कितना डीपली जाता है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस वगैरह सारी चीजें विथ रिएक्शंस एंड ऑल, सारी चीजें हम लोग समझेंगे। ह्यूमंस में न्यूट्रिशन हम एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू समझेंगे। अब 3D वाला देखा था ना, वो वाला सेशन मेरा नहीं देखा तो पिन कर देती हूँ, देख लेना। जितने बच्चों ने 3D वाला एनिमेशन वाला सेशन नहीं देखा है वो देख लो, क्योंकि इस चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ये तीनों टॉपिक्स मैंने 3D में आप लोगों को समझा रखा है। तो अब वो देखने के बाद जब आप ये थ्योरेटिकल पढ़ोगे तो क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका। जो चीजें आपने खुद विजुअलाइज कर रखी हो उसे थ्योरी में पढ़ने के बाद और ज्यादा मजा आता है। ठीक है, आप किसी भी चीज की मूवी देख लो और उसी मूवी को अगर किताब में लिखा हुआ हो उसकी स्टोरी, तो आपको पता अरे इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, प्लॉट ट्विस्ट होगा, हीरो आएगा, हीरोइन आएगी, इसकी डेथ हो जाएगी, विलन मर जाएगा, ऐसा कुछ देखते हो ना, मजा आता है ना, तो वैसा ही लगेगा। तो 3D वाला एनिमेशन वाला वीडियो देख लेना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मेंटेनेंस है वो जरूरी है, इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन sleeping. The process which together perform the function of maintenance of life are known as life process. जो प्रोसेस, जो सिस्टम जरूरी होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेंटेनेंस के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके सस्टेनेबिलिटी के लिए, वो लाइफ प्रोसेस में आता है। न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस के। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये सारे प्रोसेसेस कहां पर हो रहे हैं? सेल के अंदर ही हो रहे हैं। कौन कर रहा है? सेल ऑर्गेनेल्स कर रहे हैं, है ना। अब जैसे कि एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन के लिए हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक्सक्रीशन कौन करेगा भला? कौन है ऐसा? अब उनके सेल के अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट होंगे, फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो उनका फूड का डाइजेशन कराएंगे, एक्सक्रीशन कराएंगे, है ना। तो सेल ऑर्गेनेल्स का बहुत बड़ा रोल होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वेल डेवलप्ड सिस्टम्स पाए जाते हैं जो हर एक प्रोसेस को अलग अलग तरीके से सेपरेटली कैरी आउट कराते हैं। ठीक है, सेपरेटली कैरी आउट कराते हैं। अब देखो कौन कौन से टाइप्स होते हैं लाइफ प्रोसेस के। न्यूट्रिशन हो गया, मूवमेंट हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, कंट्रोल, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन। अब इसमें हम लोग आज कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का तो आपका डिफरेंट चैप्टर ही है, तो कंट्रोल जो है वो इसमें नहीं पढ़ेंगे।
रिप्रोडक्शन का हमारे पास अलग चैप्टर ही है, तो वो हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे क्या, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, राइट। चलो, न्यूट्रिशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। हम लोग क्यों खाना खाते हैं बच्चों? क्योंकि हमें उसमें से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे? चावल दाल खाओगे तो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, नहीं, दाल खाओगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा, चावल रोटी खाओगे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, आप कोई तला पकौड़े खाओगे तो आपको फैट मिलेगा, लिपिड का ब्रेकडाउन होगा, है ना। उसके बाद फैटी एसिड्स बनेंगे मतलब, और सैलेड्स खाओगे तो आपको विटामिन्स मिलेंगे, और पानी में तो आपको मिनरल्स मिल ही रहे हैं। सॉरी। सो बेसिकली आप खाना इसीलिए खा रहे हो क्योंकि जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो आपको खाने के थ्रू ही मिलेंगे। और जब आप खाना खाओगे तो डाइजेशन होगा, अब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, तो आपके ब्लड में वो सारे न्यूट्रिएंट्स आएंगे, तो उस न्यूट्रिएंट से आपको एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी, तभी तो पढ़ पाओगे, खेल पाओगे, कुछ भी कोई भी काम कर पाओगे, राइट। Nutrients are inorganic as well as organic substances which the organisms obtain from their surrounding in order to synthesize their body constituents and use them as a source of energy। तो वो inorganic और organic substances होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके सराउंडिंग के थ्रू मिलता है ताकि वो उसे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूटिलाइज कर सके। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड देयर यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब देखते हैं प्रोसेस क्या होता है न्यूट्रिशन का। टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू द इनसाइड ऑफ द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। वेरी इजी। अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। क्यों फैट को एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है? क्योंकि जिस टाइम पर अगर आप ना बहुत प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग रखोगे, बहुत लंबे समय तक अगर आप खाना पीना नहीं खा रहे हो, तो सबसे पहले तो आपके बॉडी में जितना भी ग्लूकोज है उसका अपटेक हो चुका होगा, सारा कार्बोहाइड्रेट खत्म हो चुका होगा। उसके बाद धीरे धीरे प्रोटीन्स भी टूटने लगेंगे आपको एनर्जी देने के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए। प्रोटीन्स के बाद बचता है फैट। धीरे धीरे फैट की जो लेयर आपकी बॉडी में है वो सारे ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होंगे जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये लास्ट स्टेप होता है इंसान को जिंदा रखने का, उसको थोड़ी बहुत एनर्जी प्रोवाइड करने का। उसके बाद जब कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं बचते हैं, तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती, तो वो इंसान की डेथ हो जाती। तो फैट इज द लास्ट लिमिटिंग प्रोडक्ट जो ब्रेक डाउन होता है हमें एनर्जी देने के लिए। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं और मिनरल सॉल्ट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन से ही तो हमारा कोलेजन बनता है, मसल के सेल्स बनते हैं, बोन के सेल्स बनते हैं, ठीक है। रेगुलेटिंग फूड्स, यानी रेगुलेटिंग फूड्स का क्या मतलब है? जो रेगुलर बेसिस पर हमें इंटेक करना पड़ता है और वो एक्सक्रीट आउट भी हो जाता है। हम उसे ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसको स्टोर कर सके। कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाएगा, प्रोटीन स्टोर हो जाएगा, फैट स्टोर हो जाएगा, पर ये रेगुलेटिंग फूड जो है विटामिन और मिनरल्स के आपको रेगुलर बेसिस पर इंटेक करते रहना पड़ेगा। अब देखो मोड क्या होता है न्यूट्रिशन का। मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग मोड फूड बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बेसिकली दो टाइप के न्यूट्रिशन के मोड होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड। इधर आ जाओ भाई, पेन रुको। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड, एक होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड। ऑटोट्रॉफिक यानी ऑब्टेनिंग फूड बाय इटसेल्फ इन द बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि सिंथेसिस करना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस। कौन कौन से इनऑर्गेनिक सोर्सेस हैं यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है ना। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो ऑब्टेन करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इसको छोड़कर, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को छोड़कर बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो किसी ना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होंगे। बहुत बेसिक जो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होगा वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होगा। प्लांट को खाने वाला रैबिट, ठीक है। अब रैबिट को खाने वाला कोई और, उसको खाने वाला कोई और, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऑटोट्रॉफी में भी दो तरह के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो मीन्स लाइट,
फोटो वर्ड का क्या मतलब होता है, लाइट होता है, यानी कि लाइट को जो सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज करता है अपना फूड बनाने के लिए, दैट आर फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, है ना, एनर्जी डिराइव फ्रॉम द सन। और मैं तो थक गई, हाँ सांस लेने दो मुझे। कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म यानी कि कीमोसिंथेसिस, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो केमिकल के ऑक्सीडेशन के थ्रू एनर्जी डिराइव करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, दे आर कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। अब हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के 3 टाइप होते हैं, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है डेट्रीवोर, एक होता है सैप्रोट्रॉप्स। कंज्यूमर क्या होते हैं, जो भी खाना कंज्यूम करते हैं उनको कंज्यूमर बोला जाता है, जैसा नाम वैसा काम। तो इंजेस्ट करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डायरेक्टली इंजेस्ट कर लिया, इंजेस्ट यानी कि खा गए, इन कर लिया, बॉडी के अंदर कर लिया, ठीक है, लिविंग और रिसेंटली किल लिया, तो वो ऑर्गेनिज्म तुरंत मरे हुए होते हैं या फिर लिविंग ही होते हैं, ऐसे होते हैं कंज्यूमर्स, ठीक। अब इसमें एग्जांपल्स देखो, हर्बीवोर, कार्निवोर, स्कैवेंजर। हर्बीवोर जो डायरेक्टली ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स पर फीड करता है, तो ऑटोट्रॉफिक तो लिविंग ही होंगे ना। कार्निवोर्स या तो तुरंत वो मरा है, जैसे हम लोग जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, तो आप लोग चिकन मटन ये सब तो खाते होगे, तो जिंदा तो नहीं ना खा जाओगे, मार के तो खाओगे, तो तुरंत मरा हुआ होना चाहिए, उसको पका के खा गए, ठीक है। और स्कैवेंजर्स क्या होता है, जो जिंदा लोगों को नहीं, जिंदा ऑर्गेनिजम्स को खा जाते हैं, ठीक है। चलो, तो वो हो गए स्कैवेंजर्स। डेट्रीवोर्स कौन होते हैं, जो इंजेस्ट करते हैं नॉन लिविंग के ऑर्गेनिक मैटर को। ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जब वो थोड़ा सा डेड सा हो गया होगा, तो उसके ऑर्गेनिक मैटर को ये इंजेस्ट करेगा, जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया, वुड लाइस है, ठीक है, ओके। सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, दे फीड ऑन नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर बाय सिक्रीटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अब्सॉर्बिंग द प्रोडक्ट। बैक्टीरिया और फंजाई, जिन्हें हम डीकंपोजर भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सैप्रोट्रॉप्स में मेजर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई। वो क्या करते हैं, मरे हुए ऑर्गेनिजम्स में जो डिकेइंग का प्रोसेस चल रहा है, सड़ने वाला जो प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस में केमिकल सिक्रीट होते हैं, ठीक है, एंजाइम सिक्रीट हो रहे होते हैं, उन एंजाइम पर ये फीड करते हैं, ठीक है, अब्सॉर्ब कर लेते हैं बेसिकली। फंजाई है तो वो अपने हाइफी से अब्सॉर्ब ही करेगा, ठीक। चलो, ग्रीन प्लांट्स, अब आ जाते हैं प्लांट्स में कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। भाई साहब, इस चश्मे से तो मैं थक गई हूँ, शुरू में बहुत मजा आया, अब मजा नहीं आ रहा है। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स कैसे अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, बाय फोटोसिंथेसिस। दे मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये सबको पता है, सनलाइट प्रोवाइड करता है एनर्जी को। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है, रॉ मटेरियल है, और क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां पर फूड बन रहा है। फोटोसिंथेसिस क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आई गेस क्लास 3 या 4 से पढ़ते आ रहे होंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, और कार्बोहाइड्रेट बनता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनता है, ग्लूकोज, 6 कार्बन मॉलिक्यूल का कार्बोहाइड्रेट बनता है। ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ग्रीन लीव्स में भी कहां पर, मीसोफिल सेल्स में। मीसोफिल सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक तरह का प्लास्टिड है जो ग्रीन पिगमेंट को इंपार्ट करता है। द ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट कंटेन्स अ पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, राइट। द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। आप लोगों को पता है कि 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे नेचर में से वो अब्सॉर्ब कर लिया होता है, 12 मॉलिक्यूल पानी का वो यूटिलाइज करता है, और इन दोनों को मिलाकर सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज बना देता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, वही ऑक्सीजन हम कंज्यूम करते हैं टू ब्रीथ एयर, राइट। एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ 6 मॉलिक्यूल पानी का भी वो बनाकर छोड़ देता है। बहुत आसान है, इजी है। अभी तो आसान लग रहा है, 11th में पहुंचो तब पता चलेगा। फोटोसिंथेसिस मतलब कि बुरे सपने से भी बुरा, ऐसा होता है। इतना आसान थोड़ी है कि सिंपल एक प्रोसेस में आपको पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है, वाटर आ गया है, तो हम बना लिया आराम से, ऐसा नहीं होता। चलो अब चलो फिर बताओगे, अभी से मैं स्पॉइलर नहीं दूंगी आप लोगों को। चलो, रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस में, सनलाइट,
जो कि एक तरह का इनऑर्गेनिक मटेरियल ही है। क्लोरोफिल क्या है? सनलाइट अब्सॉर्ब करता है, सनलाइट अब्सॉर्ब होता है बाय क्लोरोफिल। CO2 enter through stomata and oxygen is released as byproduct through stomata। वाटर और उसके डिजॉल्व मिनरल्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब टेक होते हैं बाय सॉइल। वेरी इजी। साइड क्या है फोटोसिंथेसिस का? कुछ सेल्स कंटेन करते हैं ग्रीन पिगमेंट्स दैट विच आर सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। ये वाला डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये छोटा सा आपको जो गोला दिख रहा है ना, इसी को जूम इन किया गया है। ये सोचो इतनी बड़ी अच्छी खासी लेयर यहाँ पर छोटी सी पतली सी आपको दिख रही है। तो सबसे ऊपर का लेयर क्या होता है? वैक्सी क्यूटिकल होता है। अपर एपिडर्मिस जिसे हम बोलते हैं, उसके ऊपर का जो लेयर होता है वैक्सी क्यूटिकल का होता है। वैक्स यानी थोड़ा सा चिपचिपा सा, ठीक है। क्रेयॉन्स देखा है, वैक्स देखा है, वैसा चिपचिपा सा क्यों होता है? ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेंटर ना कर सके और एक्सेस लॉस ऑफ वाटर ना हो सके थ्रू ट्रांसपिरेशन। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, यहीं पर होगा फोटोसिंथेसिस, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस यहीं पर होगा। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है। इसको कलर चेंज, भाई साहब ये पेन वाला इधर क्यों नहीं आ रहा है, मुझे गुस्सा आ गया बस। यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम फोटो होगा, ठीक है। किसका फोटो होगा? सिंथेसिस, ठीक। चलो, एयर स्पेसेस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये लोअर एपिडर्मिस है। वेरी इजी। अब चलते हैं हम मेन इवेंट्स में। सबसे पहले क्या होगा? लाइट का अब्जॉर्प्शन होगा क्लोरोफिल के द्वारा, कन्वर्जन होगा लाइट एनर्जी का इनटू केमिकल एनर्जी, प्लस स्प्लिटिंग होगी वाटर की इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फिर रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का टू कार्बोहाइड्रेट। अब स्टोमेटा क्या है? दे आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। फंक्शन क्या होता है स्टोमेटा का? गैसियस एक्सचेंज करना O2 और CO2 का, प्लस लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। तो बहुत ज्यादा अगर लूज ना हो जाए, इस चीज के लिए गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। गार्ड भाई होते हैं ना, उनको पता होता है कि किस टाइम पे गाड़ी आनी है, किस टाइम पे गाड़ी जानी है, तो उस हिसाब से पार्किंग एरिया को सेट करना एंड एवरीथिंग, तो आप जानते ही हो। अब आ जाते हैं हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में। बहुत इजी है, इसके लिए मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। मैं आपको 3D एनिमेशन वाला जो हमारा लाइव लेक्चर था, लाइव सेशन था, उसको मैं पिन करवा दूंगी। अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लेना, बहुत ही शानदार तरीके से इसका पूरा ना ऐसे मुंह फाड़ के निकाल कर दिखाते हैं कि दोनों साइड में पैरोटिड ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर यहाँ पे जीभ है ना, हमारा टंग है, उसके जस्ट नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड्स प्रेजेंट है सलाइवरी का, फिर यहाँ साइड में सब मैक्सिबली। बहुत बहुत शानदार। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग किस फॉर्म में होता है? एलिमेंट्री कैनाल के ही अंदर पूरा न्यूट्रिशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है। बेसिकली क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब है जो एक्सटेंड कर रहा है हमारे माउथ से एनस तक, राइट। अब उसी के बीच में, उसी ट्यूब के अंदर ही सारे न्यूट्रिशन के जितने रिस्पॉन्सिबल जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सारे सिचुएटेड होते हैं। वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। माउथ क्या कर रहा है? इनटेक कर रहा है पूरे फूड का। टीथ क्या कर रहा है? च्यूइंग या ग्राइंडिंग कर रहा है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तो ब्रेक डाउन करेगा ना। फिर टंग क्या कर रहा है? पूरे माउथ में सर्कुलेट कर रहा है ताकि हर एक टुकड़ा जो है बहुत ही बारीकी से ग्राइंड हो सके। टेस्टिंग ऑफ फूड, swallowing, पुशिंग डाउन द फूड। अब सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम है? जब भी आप कोई अच्छा खाना खाते हो तो आपके मुंह में जो पानी आता है उसको सलाइवा बोलते हैं, और सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज जिसे हम टाइलिन भी बोलते हैं। और वो सलाइवरी अमाइलेज क्या काम करता है? हमारे माउथ में 50% स्टार्च का डाइजेशन कर देता है, ठीक। सिक्रीट करता है सलाइवा और म्यूकस। म्यूकस क्या है? एक स्टिकी जिलाटिनस मटेरियल है जो हमारे लंग्स को, हमारे थ्रोट को, हमारे माउथ को, नोज को, साइनसेस को लाइन कर रहा होता है, राइट। प्लस स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय सलाइवा। नेक्स्ट, ईसोफेगस जो सलाइवरी ग्लैंड के बाद का जो पार्ट है, जो जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं, ये क्या कर रहा है? हमारे फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचा रहा है बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन यहाँ पर लिखी होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन ही बस लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। चलो,
स्टमक का क्या काम है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक में जो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस प्लस HCl प्लस म्यूकस, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो साइट है कंप्लीट डाइजेशन का ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ऑल्सो वहां पर अब्जॉर्प्शन भी थोड़ा बहुत होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीट अब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, और जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स बच जाते हैं, वो रिमूव होते हैं फ्रॉम द बॉडी वाया एनस, राइट। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या आ रहा है, पेप्सिन आ रहा है, HCl आ रहा है और म्यूकस आ रहा है। पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए जरूरी होता है। और पेप्सिन कब एक्टिवेट होता है, जब हमारा खाना HCl के संपर्क में आता है। तो HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म होता है एंजाइम का, जिसको वो एक्टिवेट कर देता है पेप्सिन में, और देन फिर वहां पर स्टमक के अंदर जितना भी प्रोटीन है खाने में, वो सारे प्रोटीन की ब्रेकडाउन कर देता है। HCl क्या कर रहा है, मीडियम को एसिडिक रख रहा है ताकि बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चर्निंग हो जाए फूड की। म्यूकस क्या कर रहा है, हमारे स्टमक की लाइनिंग को बचा कर रख रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि एसिड का जो एसिडिटी है, HCl की जो एसिडिटी है, वो किसी भी चीज को जब बर्न कर सकती है, तो सोचो म्यूकस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके कंपैरिजन में, राइट। रेस्पिरेशन में हम लोग आ जाते हैं फटाफट से। अब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी टॉपिक था। प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग यूटिलाइज करते हैं फूड को टू गेट एनर्जी, इसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि रेस्पिरेशन सांस लेने को बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। रेस्पिरेशन होता है कि जो फूड हम लोगों ने खाया, उसका जो न्यूट्रिएंट हम लोग को मिला, न्यूट्रिशन मिलने के बाद हम उस न्यूट्रिशन का क्या करेंगे, हवन नहीं करेंगे, हम उसको यूटिलाइज करेंगे अपने काम में, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। तो रेस्पिरेशन एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन, और एनर्जी रिलीज होती है जो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वेरी इंपॉर्टेंट, ATP स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में और रिलीज होती है एज पर द नीड। इसीलिए तो ATP को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोला जाता है पावर हाउस, क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वहां पर ATP स्टोर्ड है, ATP एनर्जी है। पावर हाउस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा पावर वो एनर्जी स्टोर करके रख रहा है ना, इसीलिए उसको पावर हाउस बोला जा रहा है। तो रेस्पिरेशन समझ में आ गया। स्टेप्स देख लेते हैं इसके। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट इज नोन एज रेस्पिरेशन। अब ये स्टेप कहां पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंपोज होते हैं 6 कार्बन एटम से। क्या कौन सा फॉर्मूला है, C6H12 और O6। while pyruvic acid is composed of 3 कार्बन एटम। फेट यानी कि पायरुविक एसिड की किस्मत उसको कहां लेकर जा रही है। फर्दर ब्रेकिंग डाउन ऑफ पायरुविक एसिड टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया and the molecule form depend on the type of respiration in a particular organism। अब जैसे मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने समझाया था, शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 6 सीरीज पार्ट 6 या 5 में आप लोगों को मैंने समझाया था कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रेस्पिरेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, फटाफट से बताइए। पायरुवेट तो बन रहा है प्लस एनर्जी प्लस वाटर, है ना। हाँ, और अगर इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो क्या बनता है, अल्कोहल बन जाता है। अल्कोहल प्लस एनर्जी प्लस वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड, शायद कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो यानी कि बहुत क्लासिक एग्जांपल इसका है इथेनॉल का, इथेनॉल के प्रोडक्शन का। और अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन, एक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो बना देता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी प्लस वाटर, राइट। अब देखो यहां लिखा हुआ है रेस्पिरेशन भी 2 तरह का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। रेस्पिरेशन में हो क्या रहा है, गैसियस एक्सचेंज तो हो ही रहा है यानी कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ब्रीदिंग इन्वॉल्व है। पर रेस्पिरेशन बहुत बड़ा प्रोसेस है अपने आप में, बहुत उसका एक छोटा सा पार्ट होता है ब्रीदिंग। ब्रेक डाउन करता है सिंपल फूड को इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। टाइप्स क्या क्या होते हैं,
लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10 नोट्स मैंने ही लिखा था इसमें ताकि मुझको याद रहे कि क्लास 10 का है, नोट्स बना रही हूँ। क्या जिंदगी आ गई है ना, सारी चीजें बिल्कुल भूलती चली जाती हूँ मैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कहां पर हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, जिसमें पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी और वाटर रिलीज होती है, ऑल्सो फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? इस रेस्पिरेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो पायरुविक एसिड या तो कन्वर्ट हो जाती है इथाइल अल्कोहल में या फिर लैक्टिक एसिड में। पर मैं आप लोगों को बता दूं, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन तब होता है जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन होती है, पर हाँ हम उसे भी एनारोबिक का ही एक फॉर्म बता सकते हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों को कई बार इसका एग्जांपल बताया, फिर से बता देती हूँ। मान लो अचानक से आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ गई, आपको आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, ठीक है, स्ट्रे डॉग्स जो है वो पड़ गया आपके पीछे, आपको दौड़ा रहे हैं, आप दौड़ रहे हो, अचानक से दौड़ रहे हो, आपको उस टाइम पे आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड है क्योंकि आपको बहुत फास्ट रनिंग करनी है, लेकिन आपने बहुत टाइम से उतनी रनिंग की नहीं थी, अचानक से आपके मसल्स को बहुत सारा एनर्जी चाहिए, तो वो मसल के सेल्स में क्या होगा, जितनी भी ऑक्सीजन थी शुरू में तो यूटिलाइज हो गई, पर बाद में तुरंत यूटिलाइज होने के बाद जब ऑक्सीजन नहीं बचा, फिर भी आपको रनिंग करनी है और बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करना है, उस टाइम पर क्या होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लग जाता है, यानी कि आपके मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड जो है वो अक्यूमुलेट करने लग जाता है। अब मैंने आप लोगों को बताया था लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी प्लस वाटर, एनर्जी तो मिल रही है आप लोगों को, नो डाउट आपको एनर्जी मिलेगी, उस टाइम पर तो जितनी एनर्जी चाहिए होगी उतनी मिलेगी, आपकी बॉडी आपको उतना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? मजा आएगा रात में या फिर अगले दिन जब आप हिल डुल भी नहीं पाओगे, आपके लेग में क्रैम्प्स आ जाएंगे, आपकी पूरी बॉडी में क्रैम्प्स आ जाएंगे, तो वो जो क्रैम्प्स आते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन योर मसल सेल्स। सो देखो यहां पर भी लिखा हुआ है, ईस्ट में लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बन रही है, और मसल्स में बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड और एनर्जी बन रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है? प्रेजेंस ऑफ O2 में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी बन रही है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को फिर गैसियस एक्सचेंज के थ्रू एक्सचेंज करना पड़ता है, सारे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके हमें ऑक्सीजन का इंटेक करना पड़ता है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस देख लेते हैं, पूरे प्रोसेस देख लेते हैं, इसका मैं 3D में आप लोगों को एनिमेशन भी प्रोवाइड करूंगी बहुत जल्दी। अब जो मेरा अगला 3D का सेशन आएगा ना, 3D एनिमेशन का, उसमें मैं आप लोगों को रेस्पिरेशन और ब्रेन और सारी चीजों का स्ट्रक्चर अच्छे से समझा दूंगी। तो ये देख लो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कंपोज होते हैं ऑफ पेयर ऑफ लंग्स, 2 लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों साइड में हमारे थोरैसिक चैम्बर में। दीज आर अटैच्ड टू अ सिस्टम ऑफ ट्यूब व्हिच ओपन टू द आउटसाइड थ्रू द नॉस्ट्रल्स। कहां पर? हमारे नॉस्ट्रल से वो अटैच होते हैं। हमारे नॉस्ट्रल जो 2 गेटवे आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये ना आगे जाकर एक सिंगल पाथवे हो जाता है और फिर अंदर की तरफ से ये एक सिंगल ट्यूब के थ्रू रन कर रहा होता है। तो नॉस्ट्रल्स क्या है? विच कन्वर्ट्स टू फॉर्म अ नेजल पैसेज। द इनर लाइनिंग ऑफ द नॉस्ट्रल इज लाइंड बाय हेयर एंड रिमेन्स वेट ड्यू टू म्यूकस सिक्रीशन। मैंने अभी आपको बताया था कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपके म्यूकस प्रेजेंट होंगे। द म्यूकस और हेयर वो क्या करते हैं? जितने भी डस्ट है, जर्म्स हैं, उनकी कैप्चरिंग करेंगे और फिल्टर करेंगे एयर को। एयर के साथ साथ हम बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स को भी तो इनहेल कर रहे होते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि हम बोल देंगे अरे नहीं तुम मत आओ, ताजी हवा आने दो, तुम नहीं, तुम जर्म्स हो, तुम नहीं आओ, ऐसे नहीं कर सकते ना। हम इनहेल करेंगे तो सब कुछ आएगा, एयर के साथ साथ सारे पोल्यूटेंट्स आएंगे, एरोसॉल्स आएंगे, तो उन सबको कैप्चर करता है हमारे नॉस्ट्रल्स में प्रेजेंट हेयर एंड म्यूकस। ठीक है, आउट फ्रॉम इनहेल्ड एयर फर्दर एयर इज वार्म्ड अप व्हेन इट एंटर्स द नेजल पैसेज। नो मैटर बाहर कितनी भी ठंडी हवा चल रही हो, जैसे ही वो नेजल पैसेज के अंदर आता है इनहेल्ड एयर, वो वार्म अप हो जाता है। बिकॉज ऑब्वियसली हमारे बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर, वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, राइट। फेरिंक्स इज अ सेकेंड ऑर्गन। हाय राम, मैं तो थक गई।
इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कंटिन्यूज आफ्टर द नेजल पैसेज। उसके बाद क्या है, लैरिंग्स है, जिसे हम वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ये क्या किस चीज से बना होता है, कंपोज्ड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है, जो कैसे बताऊं मैं, दो तरह के वो होते हैं ना, बोन्स होते हैं, एक हार्ड वाला एक सॉफ्ट वाला। तो जो सॉफ्ट वाला होता है उसको कार्टिलेज बोला जाता है। कार्टिलेजनस रिंग्स प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। कार्टिलेज क्योंकि वो सॉफ्ट होता है और वो रिंग्स में प्रेजेंट है, तो रिंग्स में प्रेजेंट होने की वजह से वो क्या कर रहा है आपके, वो ट्रैकिया क्या कर रहा है, अगर बाई चांस कोलैप्स का वो आ गया, केस आ गया, तो वो जुड़ेगा नहीं आपस में, ठीक है। ब्रोंकाई क्या है, a pair of bronchi comes out from the trachea with one bronchus going to each lung। एक तरह से समझ लो कि यहाँ तक तो पेड़ था, पेड़ का ट्रंक था, अब वो पेड़ का जो बहुत बड़ा बड़ा दो ब्रांच था ना, वो अलग अलग चला गया, अब उसके भी बहुत सारे ब्रांचेस हो गए, ऐसे करके समझ लो। वो कौन से ब्रांचेस हो गए, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स डिवाइड द ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस इनसाइड द लंग्स। लास्ट पोर्शन होता है एल्वियोलाई का, बहुत ही प्यारा सा पोर्शन है, बहुत प्यारा इसका डायग्राम होता है, सॉफ्ट सा होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, एयर सैक्स एक तरह से होते हैं ये एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स। अब ये एल्वियोलस जो है वो किस चीज के बने होते हैं, थिन मेम्ब्रेन के, स्क्वामस एपिथेलियम का मेम्ब्रेन होता है ये। और कहां पर होते हैं, जहां पे ब्लड कैपिलरीज ओपन होती है, वहीं पे ब्लड कैपिलरीज ओपन होगी तभी तो गैसियस एक्सचेंज हो पाएगा एल्वियोलाई के थ्रू, एयर सैक्स में, राइट। दिस इज एल्वियोलस वेयर द ऑक्सीजन मिक्सेस विद द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट्स फ्रॉम द ब्लड। The exchange of gases in alveoli takes place due to the pressure differential। प्रेशर के डिफरेंट होने की वजह से ऑक्सीजन जो है वो अंदर चला आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर चला जाता है। एक तरह से डिफ्यूजन कह सकते हैं इस चीज को, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हाई होता है, राइट। चलो ब्रीथिंग मैकेनिज्म एक बार देख लें। द ब्रीथिंग मैकेनिज्म ऑफ लंग इज कंट्रोल्ड बाय द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टैलिस मसल। अब डायफ्राम क्या है, एक तरह का मेम्ब्रेन है जो सेपरेट करता है हमारे थोरैसिक चैम्बर को फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। अब डायफ्राम जैसे जैसे मूव डाउन, मतलब कि नीचे की तरफ जाता है, लंग्स एक्सपैंड करते हैं और एयर को हम इनहेल कर सकते हैं। एयर इनहेल करके देखो, सांस लेकर देखा, अब जैसे सांस लिया आपका थोरैसिक चैम्बर जो है वो थोड़ा सा एक्सपैंड कर गया होगा, तो जैसे ही इसकी एक्सपेंशन हुई वैसे डायफ्राम जो है नीचे की तरफ चला गया आपका, राइट। और जैसे ही आप एक्सेल करोगे, ठीक है, एक्सेल किया आपने तो थोरैसिक चैम्बर आपका अंदर की तरफ पुश हो गया, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा वैसे डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। देखो, मूव्स अप, लंग कॉन्ट्रैक्ट और एयर इज एक्सहेल्ड, ऐसे ही होता है। यहां पर देखो बहुत प्यारा डायग्राम है ये मैकेनिज्म का, ब्रीथिंग का। इंस्पिरेशन यानी कि इनहेलिंग के टाइम पर क्या हो रहा है, रिब केज है ये, है ना, रिब्स और स्टर्नम है, तो जैसे ही एयर अंदर की तरफ आ रही है तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है पर रिब केज एक्सपैंड करता है इनहेलेशन में, और जैसे ही डायफ्राम यहाँ पर रिलैक्स कर रहा है वैसे ही हमारा जो रिब केज है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और हम एयर जो है एक्सपेल आउट कर पाएंगे। यहाँ पे डिफरेंस है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन का, बहुत इजी है। रेस्पिरेटरी सेंटर इनिशिएट करता है स्टिमुलाई ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सेंटर टर्मिनेट कर देता है स्टिमुलाई को ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। फिर डायफ्राम और एक्सपायरेटरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसमें ये एक सेकेंड, हाँ इसमें ये रिलैक्स हो रहा है लेकिन इंटरकोस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रही, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है ना, अंदर और हवा भर रहा है, क्यों भर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे इंक्रीज होती है और चेस्ट वॉल एक्सपैंड करते हैं, ठीक। थोरैसिक वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज करती है और चेस्ट वॉल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तभी आप सांस छोड़ पाते हो। द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यहाँ पर रिड्यूस होता है, जैसे आपने सांस ली तो प्रेशर रिड्यूस हुआ, जैसे आपने सांस छोड़ी प्रेशर इंक्रीज हुआ। एल्वियोलाई का प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है, देन नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर वो इंक्रीज हो जाता है।
एयर टेकन इनसाइड ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एल्वियोलाई। जब अब सोचो बलून कब फूलती है, जब उसके अंदर हवा भरते हो। बलून ही है एल्वियोलाई आपका, हवा भरोगे तो वो एक्सपैंड ही करेगा और यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट ही करेगा। ये क्या है भाई, इसको अंदर करो। हाँ, एयर फ्लोज इनटू द एल्वियोलाई अंटिल द एल्वियोलर प्रेशर इक्वलाइजेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द एल्वियोलाई गेट इन्फ्लेटेड। यहाँ पर एयर फ्लो जो है वो आउटसाइड की तरफ है अंटिल द एल्वियोलाई प्रेशर इक्वलाइजेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एल्वियोलाई डिफ्लेटेड होता है। इन्फ्लेटेड डिफ्लेटेड यानी कि फुला हुआ और पिचकू हुआ, ठीक है। चलो आ जाते हैं अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पे। मैंने कल आप लोगों को 3D एनिमेशन में समझाया था बहुत प्यारा तरीके से कैसे हार्ट में सारे वॉल, सारे वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, कैसे सर्कुलेशन हो रहा होता है। तो अब देख लो इसका थ्योरेटिकल पार्ट, अगर आपने वो वाला सेशन देखा है तो। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज इन ह्यूमन बींग्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ द हार्ट, आर्टरीज, वीन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्योंकि वो कैरियर की तरह काम कर रहा है सब्सटेंसेस के लिए। अब यहाँ पर हार्ट आप देख रहे हो, आपके इस थोरैसिक चेम्बर में यहाँ पे रिब केज के जस्ट सामने ही आपका ये प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा ये टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ। एंड यहाँ पर ये क्या है, राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट में आपके प्रेजेंट होगा ये पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट एट्रियम यहाँ पर प्रेजेंट होगा, पल्मोनरी वीन यहाँ पर प्रेजेंट होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल आप ये देख सकते हो। रुको मैं कलर चेंज कर दूं। लेफ्ट वेंट्रिकल ये है, लेफ्ट ऑरिकल ये है, ये राइट है और ये भी राइट वेंट्रिकल है। फिर इंफीरियर वेना केवा, वेना केवा यानी कि जो सबसे लार्जेस्ट वीन्स होती हैं। तो इंफीरियर यानी कि हमारे लोअर बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाला वीन, और इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा यानी कि हमारे चेस्ट के अपर पोर्शन में यानी अपर हाफ में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाला सबसे बड़ा वेन है उसको कहेंगे सुपीरियर वेना केवा। सिस्टमिक सर्किट ये रहा और ये पल्मोनरी सर्किट रहा। ये दो तरह का सर्किट पाया जाता है जिसकी वजह से डबल सर्कुलेशन हो पाती है। अब आ जाते हैं हम पूरे इसके मैकेनिज्म एंड ऑर्गन्स के बारे में देख लेते हैं। हार्ट क्या है, एक तरह का मस्कुलर ऑर्गन है जो कंपोज होता है कार्डियक मसल से। मैंने आप लोगों को कई बार ये वाला क्वेश्चन कराया है ना, अनस्ट्राइप्ड, स्ट्राइप्ड, स्ट्राइटेड वाला और अनस्ट्राइटेड वाला, फिर कार्डियक वाला। ये इतना छोटा है कि ये किसी के रिस्ट में फिट हो सकता है। सोचो मेरी कलाई दिखाती हूं मैं, गोरी है कलाइया, है ना देखो मेरी ये कलाई है, सोचो इतने में ही ये फिस्ट हो जाएगा नहीं, फिट हो जाएगा। ये हार्ट, हमारा हार्ट, मेरा दिल इतने में ही आ जाएगा। छोटा सा दिल है तो बहुत बड़ा पर साइज में छोटा है, कोई बात नहीं। द हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन विच पंप्स द ब्लड। ह्यूमन हार्ट कंपोज होते हैं 4 चेंबर से। कौन कौन से चेंबर? राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑरिकल को एट्रियम भी बोला जाता है, ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। सिस्टोल और डायस्टोल क्या है, फटाफट से ये देख लो। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल इज कॉल्ड सिस्टोल। डायस्टोल क्या है, रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल इज नोन एज डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन, एक चेंबर में एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर दूसरे चेंबर में रिलैक्सेशन होता है, फिर जब उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो पहले वाले चेंबर में रिलैक्सेशन होता है। मान लो हम सिर्फ राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल की बात करें, तो जैसे राइट ऑरिकल में ब्लड आएगा तो वो रिलैक्स्ड मोड में है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे। अब जैसे वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इसके अंदर जितना भी ब्लड था वो इसके अंदर फ्लो हो जाएगा, और जब ये फ्लो हो जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा जिसके वजह से एयर यानी कि ऑक्सीजन की पंपिंग होगी ब्लड में। अब जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते ही ये रिलैक्स करता है, लेकिन वेंट्रिकल के थ्रू कहाँ चला जाता है, वो आर्टरीज में चला जाता है ब्लड और पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो करवा देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं तो, ये तो लाइव भी नहीं है, मैं तो पूछ भी नहीं सकती। चलो कोई बात नहीं। ऐसे ना क्या होता है, रिकॉर्डिंग में मैं कम टाइम में ही आप लोगों को ज्यादा कंटेंट समझा देती हूँ। लाइव में तो मेरे बच्चे तो मतलब ऐसी ऐसी बातें करने लग जाते हैं कि मैं बातें करते करते ही भावनाओं में बह जाती हूँ। चलो
आर्टरीज क्या है? दे आर थिक वॉल ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन। पर इसमें भी एक छोटा सा एक्सेप्शन होता है पल्मोनरी आर्टरी का, जो कनेक्टेड होता है लंग से, जो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, जहां से ऑक्सीजनेशन होती है ब्लड की। ठीक है, अब आ जाते हैं वीन्स पे। वीन्स क्या है? थिन वॉल बॉडी ब्लड वेसल्स होते हैं जो कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट। एक्सेप्शन यहां पर भी है, पल्मोनरी वीन क्या कर रहा है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट कैरी कर रहा है। वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं वीन्स में, ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए ब्लड का। ठीक है, जो सही डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन है, उसी में ये फ्लो करे। कैपिलरीज बहुत ही सिंगल थिन सेल के, थिन वॉल्ड के ये होते हैं कैपिलरीज, यानी कि ब्लड वेसल्स। ठीक है, यहीं पर एक्सचेंज होती है गैसेस की। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्टेशन समझाया गया है। लंग्स में पल्मोनरी वीन के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में आएगा ब्लड, फिर वहां से बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आके ये पंपिंग करेगा आयोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व में, एवी, ठीक है, सॉरी एसवी, यहां से आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा। अब बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसको हम ब्लू कलर से डिनोट करते हैं, वहां से ये जाएगा वेना केवा में, वेना केवा से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम के और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड एवी वॉल्व होता है, एवी नोड। ठीक है, एवी वॉल्व होता है, वहां से ये राइट वेंट्रिकल में पुश हो गया, पंपिंग हो गई ऑक्सीजन की ब्लड के अंदर, और वहां से पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स में चला जाता है। वेरी इजी। चलिए ब्लड, हाँ ब्लड के बारे में भी पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड क्या है? एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फॉर द कैरियर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन द बॉडी। हमारे ब्लड में ही सारी चीजें होती हैं। ब्लड में क्या है? जो खाना खा रहे हैं हम, उनके न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट हैं। ब्लड में और क्या क्या चीजें हैं? ब्लड में हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट है जो एक्सक्रीशन के टाइम पर छनता है, फिल्टर आउट होता है। फिर ब्लड में बहुत सारे मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, ठीक है, और वही सॉल्ट्स की वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमें मिल रहा होता है, तो हम कोई भी चीज में रिएक्ट कर सकते हैं, स्टिमुलस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपोज होते हैं प्लाज्मा से, ब्लड सेल से और प्लेटलेट से। प्लाज्मा क्या है? एक तरह का पेल कलर का लिक्विड है जो मोस्टली कंपोज होता है वाटर से। प्लाज्मा फॉर्म्स द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। ये आपके क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है और इसको आपको याद रखना है। ब्लड सेल्स क्या है? दो तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। दो तरह के होते हैं। रेड ब्लड सेल रेड क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है जो रेड कलर का होता है, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। राइट, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन जो कि एक पिगमेंट है। ये रेडली कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। हालांकि इसकी एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्यादा होती है, ज्यादा दोस्ती अच्छी होती है इसकी, लेकिन क्योंकि अच्छा नहीं है हमारी बॉडी के लिए, तो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हैपेंस थ्रू हीमोग्लोबिन। अब क्योंकि ये जितना भी ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन से ही बाइंड करके रहेगा, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन के ही वजह से हो रहा होता है, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की भी ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर इसके वजह से हो रही होती है। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? ये पेल व्हाइट कलर के होते हैं और ये स्पेशली हमारे इम्यून सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ठीक है, इनके बिना इम्यून सिस्टम हमारा डेवलप नहीं कर सकता। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोआगुलेशन। बेसिकली ब्लड में क्लॉट्स लाने के लिए, जब हमारा हाथ छोटा मोटा कट आ जाता है हमारे बॉडी में, तो खून बहने लग जाता है ना, तो खून अपने आप ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद बहना रुक जाता है अगर छोटा सा कट है तो, क्योंकि वहां पर एक लेयर आप देखते होगे, चिपचिपी सी लेयर बन जाती है। राइट, तो वो प्लेटलेट की लेयर होती है जो प्रिवेंट करता है एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। एक तरह से हमारे सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में ये रोल प्ले करता है इन केस ऑफ एनी इंजुरी। लिम्फ क्या है? लिम्फ इज सिमिलर टू ब्लड बट आरबीसी आर एब्सेंट इन लिम्फ। सारी चीजें ब्लड की होंगी एक्सेप्ट फॉर आरबीसी। वो फॉर्म होते हैं फ्रॉम फ्लूइड विच लीक्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज एंड गोज टू द इंटरसेलुलर स्पेस इन द
tissues. This fluid is collected through lymph vessel and finally return to the blood capillaries. हमारे lymph vessels अलग है, हमारे blood vessels अलग है, दोनों में difference क्या है? जितना भी मटेरियल ब्लड में पाया जा रहा है वो सब कुछ लिम्फ में पाया जाएगा एक्सेप्ट फॉर आरबीसी. बेसिकली लिम्फ इज ब्लड माइनस आरबीसी. लिम्फ ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम. लिम्फ क्या है? एक तरह का येलोइश फ्लूइड है जो स्केप होता है हमारे ब्लड कैपिलरीज से इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस कंटेन लेस प्रोटीन देन द ब्लड. अब लिम्फ फ्लो करता है हमारे टिश्यूज से हार्ट में ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन में असिस्ट कर सके और उस प्रोसेस में कहीं पे कोई जर्म्स अटैक ना कर दे ऑर्गन को, उसके लिए भी जर्म्स को प्रिवेंट करने के काम आता है. डबल सर्कुलेशन पढ़ लेते हैं फटाक से. हमारे ह्यूमन हार्ट में ब्लड हमारे हार्ट के थ्रू 2 बार पास करता है एक कार्डियक साइकिल में, यानी एक कार्डियक साइकिल में 2 बार हार्ट जो है वो पंपिंग कर रहा है ब्लड की. तो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. अब एक कंप्लीट हार्ट बीट जिसमें सारे चेंबर्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं एटलीस्ट एक बार, उसे 1 कार्डियक साइकिल बोलते हैं. और 1 कार्डियक साइकिल में कितनी बार ब्लड पंपिंग हो रही है? 2 बार पंपिंग हो रही है. तो हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है 72 टाइम्स पर मिनट एक नॉर्मल स्टेट में. इन 1 कार्डियक साइकिल यानी एक कार्डियक साइकिल में हार्ट पंप कर लेगा लगभग 70 ml ब्लड और दस अबाउट 4900 ml लगभग 5 से 6 लीटर मैं आप लोग को बता देती हूँ ब्लड जो है वो 1 मिनट में पंप कर चुका होता है. ठीक है. ब्लड सर्कुलेशन इंश्योर करता है कि कंप्लीट सेग्रीगेशन हो चुकी हो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो नेसेसरी है फॉर ऑप्टिमम एनर्जी प्रोडक्शन इन वार्म ब्लडेड एनिमल. राइट. चलिए ट्रांसपोर्टेशन देख लेते हैं प्लांट्स में कैसा हो रहा है. तो प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ये देख लो. प्लांट्स के पास कुछ स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यूज होती हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस. कौन कौन सी होती है वो? जाइलम एंड फ्लोएम. बेसिकली ये एक तरह की परमानेंट टिश्यूज होती हैं. अब क्या काम है जाइलम का मैं आप लोगों को ऊपर से बता देती हूँ. जाइलम बेसिकली मिनरल्स एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जबकि फ्लोएम काम करता है सैप की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फूड प्रोडक्ट के लिए. ठीक है. ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए. सो यहाँ पर देखो जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल्स. इट इज कंपोज्ड ऑफ ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर. जाइलम ट्रैकेट्स और जाइलम वेसल्स जो है वो कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं. कंडक्टिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? द जाइलम मेक्स अ कंटिन्यूअस ट्यूब. एक ट्यूब बना होता है जो कंडक्शन के काम आता है, यानी कि कंटिन्यूअसली वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करेंगे. कौन कौन से ये है? ट्रैकेट्स और जाइलम के वेसल्स. और इन प्लांट्स विच रन्स फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड राइट अप टू द विंग्स ऑफ लीव्स. It carries water and minerals from the leaves to the other part of the plant. Phloem क्या है? It is responsible for transportation of food. Phloem is composed of sieve tube, companion cell, phloem parenchyma और bast fibers. Sieve tube क्या है? इसमें conducting एलिमेंट का कंडक्टिंग ट्यूब का काम करेंगे फ्लोएम में. और ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस को के प्रोडक्ट को यानी ग्लूकोज एक तरह से ऑर्गेनिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेंगे फ्रॉम रूट्स टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे हो रहा है. फिर एसेंट ऑफ सैप क्या होता है? जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन हो पा रहा होता है. ठीक है. कभी आपसे पूछा जाए 1 मार्क के क्वेश्चन में कि व्हाट इज द रीजन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो आप यही लिखोगे ट्रांसपोर्टेशन पुल क्रिएटेड बाय एसेंट ऑफ सैप. अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स, इसी को कहते हैं एसेंट ऑफ सैप. एसेंट का मतलब ही होता है कि नीचे से कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है. डिसेंट का मतलब होता है ऊपर से कोई चीज नीचे की तरफ आ रही है. असेंडिंग, डिसेंडिंग, है ना. राइट. Many factors are at play in ascent of sap and it takes place in many steps. कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप्स हो रहे हैं? सबसे पहले तो एक रूट प्रेशर क्रिएट हो रहा है. कैसे क्रिएट हो रहा है? क्योंकि रूट हेयर्स जो है वो उसके सेल्स बहुत थिन होते हैं, पतले होते हैं, तो वाटर जो है सॉइल में
वो एंटर करता है रूट हेयर के सेल के अंदर बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। अब रूट में जो प्रेशर क्रिएट हुआ वही रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट ऑफ वाटर टू द बेस ऑफ द स्टेम, यानी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। कैपिलरी एक्शन, ये दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बहुत फाइन ट्यूब्स होते हैं जिन्हें हम कैपिलरी बोलते हैं। वाटर और एनी लिक्विड राइज करते हैं कैपिलरी में बिकॉज ऑफ फिजिकल फोर्सेस, और इस फिनोमेना को कहा जाता है कैपिलरी एक्शन। वाटर इन स्टेम राइजेस अप टू सम हाइट बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। बहुत सीधा साधा सा प्यारा सा पॉइंट है, बहुत इजी सा पॉइंट है। अधेशन कोहेशन हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल का, एक कंटिन्यूअस जो कॉलम क्रिएट हो रही है जाइलम में बिकॉज ऑफ फोर्सेस ऑफ अधेशन एंड कोहेशन अमंग द मॉलिक्यूल्स। अधेशन एंड कोहेशन क्या हो गया? फेविकोल के ऐड में दिखा हुआ होता है ना, एडहेसिव ग्लू ऐसा करके, यानी कि चिपक जाना उस चीज में, ठीक है। तो ये जाइलम वेसल्स में वाटर मॉलिक्यूल्स चिपक जाते हैं आपस में और ये अपवर्ड चले जाते हैं चिपकते हुए, कंडक्शन हो रहा होता है ना इनका। सो ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी डेफिनेशन आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में। सो लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स इन प्लांट, इसी को ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। और ये हो क्या कहां से रहा है? थ्रू स्टोमेटा। क्रिएट करता है वैक्यूम को, जिसकी वजह से एक सक्शन फोर्स क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम क्लीनर देखा है, वो ना किसी भी सब्सटेंस को सक कर लेता है, सक्शन फोर्स हो जाता है उसमें, और वही यहाँ पर क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन पुल बन जाता है। द ट्रांसपिरेशन पुल सक्स द वाटर कॉलम फ्रॉम द जाइलम ट्यूब, और उससे वाटर जो है वो राइज हो जाता है टू ग्रेट हाइट्स। यही रीजन है कि चाहे कितनी भी लंबी पेड़े हों, कितने भी लंबे लंबे ट्रीज हो, वहां के लीव्स में भी ट्रांसपिरेशन हो रहा है। सोचो, इतनी जमीन के पानी को भी खींचकर वो इतनी ऊंचाई तक, इतने फीट हाइट तक वो पहुंचा रहा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कैसे हो रहा है? हैपेंस बिकॉज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब अनलाइक द ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम, इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसमें फ्लो ऑफ सब्सटेंस हो रहा है फ्लोएम के थ्रू, और ये दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि इट इज अ टू वे ट्रैफिक इन फ्लोएम। जबकि जो ट्रांसपिरेशन पुल है दैट इज यूनी डायरेक्शनल, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। ये क्या है? यूनी डायरेक्शनल है। चलो, ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट्स यानी कि जो भी पार्ट्स हवा में एक्सपोज्ड होते हैं, रूट्स को छोड़ के एक तरह से सारे पार्ट्स, ठीक है। फंक्शन क्या है? अब्जॉर्प्शन करना, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पुल। कौन सा पुल? ट्रांसपिरेशन पुल। फिर हेल्प करता है टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट में। अब जैसे हमें गर्मी के मौसम में अपना टेम्परेचर, अपने बॉडी के का इनर टेम्परेचर को थोड़ा सा कूल करने के लिए, थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए हमें पसीना सिक्रीट होता है ना, स्वेट सिक्रीट होता है। तो वैसे ही यहाँ पर ट्रांसपिरेशन हो रहा है, पानी निकल रहा है बॉडी से, प्लांट बॉडी से, ताकि उसका टेम्परेचर रेगुलेटेड रहे। आ जाते हैं लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन पे। भाई मुझे ना एकदम मतलब लग रहा है मेरे तोते उड़ गए हैं, ऐसा फील हो रहा है। कोई नहीं, आप लोगों के लिए तो कुछ भी। तो एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है ह्यूमन बींग्स में? बाय रिमूविंग हार्मफुल वेस्ट। कौन सा वेस्ट? यहाँ पे एक बीच में एक आ जाएगा टर्म मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट यानी कि जितनी भी एक्टिविटी हमारी बॉडी में हो रही होती है, चाहे वो कैटाबॉलिज्म हो, चाहे वो एनाबॉलिज्म हो, सबको मिलाकर जितना भी वेस्ट बन रहा है वो सारा वेस्ट हमारे ब्लड में साथ में कैरीड होता है। अब उसी ब्लड में से सारे मेटाबॉलिक वेस्ट को फिल्टर करने का काम हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं। बहुत सारा वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू। दिस नीड्स टू बी रिमूव्ड इन टाइम, बिकॉज अगर एक्यूमुलेशन हो गया तो वो हार्मफुल हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है हमारे बॉडी के लिए। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किस चीज से बना हुआ है? अ पेयर ऑफ किडनी, 2 किडनी से बना हुआ है। अब जिन लोगों ने अपना एक किडनी आईफोन के लिए बेच दिया, उनके पास तो एक ही किडनी होगी और एक आईफोन होगा, अदरवाइज उनके पास 2 किडनीज होंगे। सो अपार्ट फ्रॉम द जोक, A tube called ureter comes out of the each kidney and goes to the urinary bladder। कल मैंने बहुत ही शानदार आप लोगों को
पिक्चर दिखाई थी 3D में पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम का, एक नेफ्रॉन का, कैसे वो कलेक्टिंग डक्ट में सारा वेस्ट जो है वो कलेक्ट करता है, वहां से वो यूरिनरी ट्रैक्ट में जाएगा, यूरेटर में जाएगा, वहां से वो यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और फिर वो पास आउट हो जाएगा। सारा चीज मैंने दिखाया था। यूरिन कलेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर में, यहाँ से वो एक्सपेल आउट हो जाता है थ्रू यूरेथ्रा जब भी रिक्वायर्ड होती है। किडनी क्या है? एक बीन शेप्ड का ऑर्गन है जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के पास एब्डोमिनल कैविटी में, बेसिकली यहाँ ऐसा तो दिख नहीं रहा होगा ना, यहाँ के साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। द किडनी इज कंपोज्ड ऑफ मेनी फिल्टरिंग यूनिट्स, जिसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं। बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोला जाता है इसको, एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है। ऐसे क्यों कर दिया मैंने भाई, हो दर्द है, दर्द है। चलो, नेफ्रॉन क्या है? इट इज एंटैंगल्ड मेस ऑफ ट्यूब्स एंड अ फिल्टरिंग पार्ट, जिसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस क्या है? नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है टू विच रीनल आर्टरी इज अटैच। रीनल आर्टरी का क्या काम होता है कि वो जितना भी फिल्टर्ड ब्लड है, ठीक है, जो बिना वेस्ट वाला ब्लड है उसको कैरी करेगा। द आर्टरी विच टेक्स ब्लड टू द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड एज एफरेंट आर्टेरियोल। कल ही समझाया है मैंने कि पहले तो ब्लड अंदर आएगी तभी तो वो फिल्टर होगी और फिर वहां से बाहर जाएगी। तो अल्फाबेट में पहले ए आता है, तो पहले जो आ रहा है जो आर्टरी वो होगा एफरेंट आर्टेरियोल, और जो रिसीव करेगा ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड इफरेंट आर्टेरियोल। यानी कि ग्लोमेरुलस में छनने के बाद जब वो ब्लड बाहर की तरफ जाएगा वो होगा इफरेंट, ठीक है, समझ में आ गया। ग्लोमेरुलस क्या है? वो एनक्लोज्ड होता है कैप्सूल लाइक पोर्शन में, जिसे हम बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। अब ये एक्सटेंड करता है एक फाइन ट्यूब के साथ जो बहुत हाईली कॉइल्ड है। अब वो एक्सटेंड करते हुए ना नीचे की तरफ आएगा, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि वो ट्यूब जो ग्लोमेरुलस से पास में हो, प्रॉक्सिमल यानी कि नजदीक। तो जो ट्यूब ग्लोमेरुलस से नजदीक होती है उसे पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोला जाता है, और जो उससे दूर होती है उसे डिस्टल डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोला जाता है। बीच में जो वो ऐसा शार्प टर्न आता है ना यू की तरह, उसे लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? देखो, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, सबसे पहले नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड फिल्टर हो जाते हैं ब्लड से इनटू बोमेन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। अब वहां पे फिल्टर होने के बाद बोमेन्स कैप्सूल कहाँ एक्सटेंड हो रहा है? पीसीटी डीसीटी, है ना। तो ट्यूबुलर ट्यूब्स में यानी कि पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब जो यूजफुल सब्सटेंस है फिल्ट्रेट के वो रीअब्जॉर्ब होंगे। यूजफुल सब्सट्रेट क्या है? यूरिया को छोड़ के सब तो यूजफुल है ना। यूरिया को छोड़ के ग्लूकोज भी यूजफुल है, वाटर भी है, अमाइनो एसिड भी है, क्योंकि ये तो बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का। अमाइनो एसिड भी है, ये सारे रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। फिर सिक्रीशन होता है, एक्स्ट्रा वाटर सॉल्ट्स आर सिक्रीटेड इनटू द ट्यूब्यूल व्हिच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, और फिर वो यूरेटर के थ्रू पास आउट हो जाता है। अब यूरिन प्रोड्यूस हो रही है किडनी में विच पासेस थ्रू द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर वो स्टोर हो रहा है until it is released when and where required, when and where, ठीक है। The purpose of making urine is to filter out waste product from the blood, यानी कि यूरिया जो हमारे लिवर में प्रोड्यूस होती है, राइट। चलो, प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन हो रहा है? लीव्स के थ्रू, बार्क के थ्रू विच फॉल ऑफ द प्लांट। प्लांट एक्सक्रीट करते हैं कुछ वेस्ट को इनटू द सॉइल ऑल्सो, गम्स, रेजिन, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ओल्ड जाइलम के। और कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट के फॉर्म में भी वेस्ट जो है वो थ्रो आउट हो जाता है थ्रू द लीव्स ऑफ कोलोकेशिया और जमीन कंद के स्टेम के थ्रू। तो ये हो गया एक्सक्रीशन इन प्लांट। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हुआ। भाई मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ, इतना लगातार मैंने आप लोगों को रिवाइज कराया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो बच्चों। बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है कंटिन्यूअस क्लासेस लेने के बाद। इतनी कंटिन्यूअस बोलते रहो किसी तरह बस आपको समझ में आ गया हो, बस मैं यही होप कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा
तो हाँ, तो प्लीज गिव अ लाइक। अगर आपको लगता है कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए ताकि उनके भी अच्छे नंबर आ जाए, देन प्लीज शेयर। और अगर आप हमारे नए बच्चे हो और आपको अच्छा लगा मुझसे पढ़ के, देन प्लीज डू सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के रिवीजन में। मेरा जब भी इस टाइम पे जब भी रिकॉर्डेड सेशन आएगा तो समझ लेना किसी चैप्टर का रिवीजन ही करवा रही है मैम। और जब मैं लाइव लूंगी तो मैं आपको सिर्फ सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब भर भर के आप लोगों को दे दूंगी। चलो मिलते हैं अगले सेशन में बच्चों। बाय बाय एंड टेक केयर।